Hello everyone, welcome to Officer BTR. We're discussing daily current affairs and analysis. So let's begin with today's discussion. The first article is about नीति आयोग's फोर्थ हेल्थ इंडेक्स जो कि नीति आयोग ने रिलीज़ किया है. देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स इनटू अकाउंट लिए हैं एंड नीति आयोग के बारे में देखेंगे एंड इंडिया का स्टेटस भी देखेंगे. जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जो निकाली है उन्होंने 2019-20 को एज अ रेफरेंस लिया है. इसकी कंपैरिजन में हम 2021 का डाटा देखेंगे. जो नीति आयोग ने रिपोर्ट प्रिपेयर की है इसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भी हेल्प किया है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है. ऑल्सो जो वर्ल्ड बैंक है उसने भी यहाँ पर कोलैबोरेट किया है. तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट जो केरला है वो सबसे हाई टॉप परफॉर्मर है. जहाँ पर अगर हम हेल्थ की बात करें तो केरला में लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी है. उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर सबसे कम लोगों की हेल्थ अच्छी है. तो इसने लास्ट जो स्लॉट है वो हासिल किया है अगर हम सिर्फ लार्ज स्टेट्स की बात करें. ऑल्दो जो उत्तर प्रदेश है उसकी पिछले साल से कुछ थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है. वहाँ पर कुछ चेंज भी आया है. तमिलनाडु सेकंड आया है आफ्टर केरला, देन तेलंगाना. पहले केरला, देन तमिलनाडु, देन तेलंगाना. ये 3 हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं. आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र भी टॉप 5 में आते हैं. एंड सबसे लास्ट वर्स्ट हमारे पास यूपी, उसके बाद बिहार, देन मध्य प्रदेश. तो ये 3 वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट्स भी यहाँ पर दी गई हैं. अगर हम स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में बात करें तो मिज़ोरम जो है वो बन गया है बेस्ट परफॉर्मर और जिसकी परफॉर्मेंस पिछले साल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है. अगर हम यूटी की बात करें जम्मू एंड कश्मीर को हाई रैंक मिला है. और जो केरला है अगर हम इन टर्म्स ऑफ हेल्थ परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर भी केरला बेस्ट स्टेट आया है. लगातार 4 सालों से बेस्ट स्टेट के तौर पर वो आ रहा है. केरला एंड तमिलनाडु ने टॉप 2 परफॉर्मेंसेज कोई जो जगह है वो हासिल की है जहाँ पर रेफरेंस हम 19-20 ही ले रहे हैं. हाउएवर इन टर्म्स ऑफ देयर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस की कितना चेंज आया है, नो डाउट उनका परफॉर्मेंस अच्छा है. बट अगर हम परसेंटेज चेंज की बात करें तब इनको 12th एंड 8th जो स्लॉट है वो दिया गया है. जो तेलंगाना है उसको 3rd प्लेस मिला है. राजस्थान वर्स्ट परफॉर्मर है. और अगर हम स्मॉलर स्टेट की बात करें तो मिज़ोरम एंड त्रिपुरा की जो पोजीशन है वो जो उनका रिपोर्ट है वो थोड़ा बेटर हुआ है. इनके कुछ हल्की फुल्की चेंज आया है. सो दिस इज़ अबाउट नीति आयोग फोर्थ इंडेक्स. एंड वी नो नीति आयोग 2015 में फॉर्म हुआ था. इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था. नीति आयोग इज़ नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, एक तरह से एग्जेक्टिव विंग ही है, एग्जेक्टिव टूल है गवर्नमेंट का ताकि गवर्नमेंट अपने पॉलिसी डिसीजंस इससे ले सके. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. नाउ नेक्स्ट इज़ अबाउट नासा साइकीज मिशन. तो नासा का जो मिशन है वो अगस्त 2022 में लॉन्च होगा. अगले साल लॉन्च होने वाला है और ये फर्स्ट लॉन्च होगा जहाँ पर मेटल एस्ट्रॉयड है हमारा जो मेन एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसको ये स्टडी करेगा. जो एस्ट्रॉयड साइकी है एक तरह से एस्ट्रॉयड है उसका नाम साइकी है. ये है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर जो हमारा सोलर सिस्टम है. मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस. Okay, so this is your suppose solar system is between Mars and Jupiter. This is your एस्टेरॉयड बेल्ट. यहाँ पर बहुत सारे बेल्ट मिलते हैं आपको, बहुत सारे एस्टेरॉयड्स मिलेंगे. कुछ हैबिटेबल जोन भी इसको बोलते हैं जहाँ पर आशंका जताई जाती है कि कोई प्लैनेट या कोई एस्टेरॉयड यहाँ पर हैबिटेबल हो सकता है. जो साइकी मिशन है इस तरह से मिशन है नासा का. 2 तरह के मिशन लॉन्च किए गए थे. पहला है साइकी मिशन, अदर वाज लूसी मिशन जो कि जुपिटर का ट्रोजन एस्ट्रोइड्स को स्टडी करने में भेजा गया था. अब इस मिशन के बारे में थोड़ा और देखते हैं. यहाँ पर हम जो साइकी एस्ट्रॉयड है बेसिकली हम इसको क्यों स्टडी करना चाहते हैं क्योंकि इसके अंदर मेटल से बना हुआ है. ये मेटल एस्ट्रॉयड है इसलिए इसको स्टडी करने पर हम ये मिशन भेज रहे हैं. ये मिशन एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी लीड करेगी. और जो मिशन है ये एक तरह से हमारा फर्स्ट 2 मिशन का पार्ट है जो सोलर सिस्टम में एक्सप्लोर करेगा जो कि लॉन्च किया गया था 2017 में. ये कहाँ से लॉन्च होगा? ये लॉन्च होगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से. एंड 2026 में 4 सालों में ये एस्टेरॉयड साइकी तक पहुँच जाएगा. अब ऑब्जर्वेशन पीरियड देखते हैं.
इसका कितना टाइम वहाँ पर रहेगा, दिस इज़ योर साइकी स्पेसक्राफ्ट, ये 21 मंथ्स वहाँ पर रहेगा, स्टडी करेगा और साइकी एस्ट्रॉयड को मैप करेगा। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो साथ लेकर जाएगा, यहाँ पर दिए गए हैं। द साइकी एस्ट्रॉयड will be carrying X-band gravity science investigation, gamma ray and neutron spectrometer, multispectral imager and magnetometer. So these are the instruments जो साइकी मिशन अपने साथ लेकर जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव देखते हैं ऑब्वियसली कि समझने के लिए कि प्लैनेट्स कैसे इवॉल्व करते हैं, अपनी जो लेयर्स हैं उसको कैसे फॉर्म करते हैं। जो हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कोर, mantle and crust, uppermost part is crust। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये लेयरिंग फॉर्म होती है, कैसे कोर के जो एलिमेंट्स हैं वो सबसे नीचे चले जाते हैं बिकॉज दे आर द हैवियर मेटल्स, देन उसके बाद मेंटल एंड द क्रस्ट। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि लेयर्स में कैसे फॉर्म होते हैं। ऑब्वियसली जो एस्ट्रॉयड है जो मेटल से बना हुआ है तो कैसे किस मेटल से बना हुआ है, क्या हमारा जो सोलर सिस्टम है एक्सप्लोर अर्ली ईयर्स की, कैसे हमारा सोलर सिस्टम शुरू हुआ था, कैसे बना था। तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी स्टडीड हेयर। एस्ट्रॉयड साइकी के बारे में देखते हैं। जो इटालियन एस्ट्रोनॉमर है एनाबेले, उन्होंने डिस्कवर किया था साइकी को एज 60th एस्ट्रॉयड इन 1852। इन्हीं के नेम पर जो नाम है वो दिया गया है। ही नेम्ड द एस्ट्रॉयड आफ्टर द गॉडेस ऑफ सोल, क्योंकि हमारी जो गॉडेस है सोल की ग्रीक एंशिएंट माइथोलॉजी में उनके नाम पे ये नाम दिया गया है। इट इज़ 210 किलोमीटर्स इन डायमीटर। कौन से मेटल से बना हुआ है, बना हुआ है आयरन एंड निकल से, जो कि अर्थ के कोर से सिमिलर है, क्योंकि अर्थ का जो कोर है वो भी नाइफ से बना हुआ है। नाइफ इज निकल, एफ इज आयरन। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जो लॉन्च किया है ताकि हमें पता चले कौन से स्टेट में गुड गवर्नेंस जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी गुड गवर्नेंस डे भी था 25 दिसंबर को, तो उसी के बेसिस पर हमने ये रिपोर्ट को लॉन्च किया है। ये जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पर्सन्स ने बनाई है। और इंडिया का क्या रैंक है, इंडिया हैज़ बिन रैंक 49th इन द शैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। तो अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि हमारे जो स्टेट्स हैं यूनिफॉर्मिटी आ सके। सपोज अगर केरला में गुड गवर्नेंस में केरला ने टॉप रैंक हासिल किया है और बिहार का सबसे लो रैंक है, तो अब बिहार कोशिश करेगा कि उसमें भी गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को हम लगाएं, इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम केरला को मैच कर पाए। तो इसलिए ताकि सारी स्टेट्स में यूनिफॉर्मिटी आ सके, इसलिए हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च करते हैं। ऑब्वियसली ये कंपैरेटिव पिक्चर प्रोवाइड करता है जिसमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है। जो ये रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि हमारे जो 20 स्टेट्स हैं उनका कंपोजिट, अगर हम जीआई स्कोर की बात करें तो वो इंक्रीज़ हुआ है। और जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है एक तरह से बाई एनुअल एक्सरसाइज है कि 2 साल के बाद ये कंडक्ट की जाती है। नाउ देखते हैं कि स्टेट्स को किस बेसिस पर रैंक किया जाता है, क्या क्या चीज़ है वो जो हम स्टडी करते हैं टू गिव आउट द रिपोर्ट फॉर दिस गुड गवर्नेंस। These are agriculture and allied sectors, this is the primary sector, commerce and industries, human resource development, public health, public infrastructure, economic governance, social welfare, judicial and public security, environment and citizen-centric governance. So these are the factors that we took into account to study good governance index. कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसमें से 3-4 ऑप्शन दे देगा एंड यू हैव टू चूज़ कि कौन सा उसमें से इंडिकेटर नहीं होगा। तो एक बार गो थ्रू कर लेना बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब रैंकिंग स्टेट की देखते हैं। ग्रुप ए यहाँ पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 4 कैटेगरीज में, ग्रुप ए, ग्रुप बी, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स एंड यूटीज़। तो ग्रुप ए में देखते हैं गुजरात ने टॉप किया है, जिसके अंदर जहाँ पर उन्होंने 10 सेक्टर्स को कवर किया है। उसके बाद महाराष्ट्र एंड गोवा आते हैं। ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है, उसके बाद राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स में हिमाचल ने टॉप किया है, उसके बाद मिजोरम एंड उत्तराखंड। यूटी में दिल्ली ने टॉप किया है, जहाँ पर 14% इंक्रीज ओवरऑल जीजीआई इंडिकेटर में हमें देखने को मिला है। अब दूसरे इनिशिएटिव्स देखते हैं गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, स्टेट्स में इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाए हैं। दीज आर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, RTI एक्ट 2005, डिजिटल इंडिया एंड माई GOV. So these are the plans to initiate good governance among the states.
नेक्स्ट इज अबाउट सोया मील एज एन असेंशियल कॉमोडिटी। तो गवर्नमेंट ने सोया मील को बना दिया है कि आपका एक असेंशियल कॉमोडिटी है, क्योंकि अब लोग, सोया बहुत ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होता है, तो लोग अब ज़्यादा फैट वाला जो फूड होता है उसको कम कंज्यूम करने की बात करते हैं और जा रहे हैं सोया की तरफ। और गवर्नमेंट ने असेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट के अंदर इसको नोटिफाई कर दिया है कि अब ये आपका सोया मील असेंशियल कॉमोडिटी बन जाएगा अप टू 30 जून 2022। इसमें कहा गया है, क्यों ये लेकर आया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लैक प्रैक्टिसेस होती है, जैसे कि होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सोया का प्राइस बहुत बढ़ रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको एसेंशियल कमोडिटी बना दिया ताकि ये इसका प्राइस नॉर्मलाइज हो सके और इसकी जो अवेलेबिलिटी है कमोडिटी की कंज्यूमर के पास वो इंक्रीज हो सके। ऑल्सो जो पोल्ट्री फार्म्स हैं या कैटल फीड मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी सोया के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके पास भी अवेलेबिलिटी विद अफोर्डेबल प्राइजेस हो सके। अब सोयाबीन के बारे में देखते हैं। एक तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन सोर्स है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ में। ये वर्ल्ड का 2/3 आउटपुट है ऑफ प्रोटीन फीड स्टफ्स, जहाँ पर अगर हम सारे मील, ऑयल मील्स या फिश मील्स को भी इंक्लूड कर लें। एंड सोया मील कैसे बनता है, ये बनता है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सोयाबीन ऑयल। तो सोयाबीन ऑयल से सोयाबीन हम बनाते हैं। अब असेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में देखते हैं। एक तरह से जो हमारा एक्ट है ये बनाया गया था जब हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज चल रही थी और हमारे पास उस टाइम फूड ग्रेन की प्रोडक्शन भी बहुत कम थी और कंट्री डिपेंड थी इम्पोर्ट्स के ऊपर, बाहर की असिस्टेंस के ऊपर, कि कोई हमें कंट्री सस्ते दाम पे फूड सप्लाई कर रहा है या फ्री में एज एन डोनेशन दे रहा है। तब हम ये एक्ट को लेकर आए थे ताकि, और उस टाइम पर अगर हम इंपोर्ट करते हैं कंट्री में खाने को नहीं है तो लोग होर्ड करने लगते हैं, ब्लैक मार्केट करने लगते हैं और उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हाई प्राइजेस पर देने लगते हैं। इसीलिए जो गवर्नमेंट है ये एक्ट लेकर आई ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग है ये ख़त्म हो सके। असेंशियल कमोडिटी देखते हैं। ऑल्दो इसकी कोई डेफिनेशन एक्ट में नहीं दी गई है, बल्कि इनफैक्ट ये दिया गया है कि हम अ कमोडिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो भी कमोडिटी को हम शेड्यूल कर देते हैं एक्ट के अंदर उसको हम एसेंशियल कमोडिटी बोलते हैं। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि कोई भी कमोडिटी को ऐड कर सकती है या उसको हटा सकती है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है, वही कि अगर होर्डिंग हो रही है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है मतलब प्राइस राइज हो रहा है, प्राइस राइज हो रहा है तो मतलब कंज्यूमर को एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ रहा है फॉर द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स। इसी वजह से इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इन्फ्लेशन को कम करना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। और अगर सपोज हमने अब जैसे अभी सोया मील को एज एन असेंशियल कॉमोडिटी डिक्लेयर कर दिया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इससे क्या होगा, इससे होगा कि जो गवर्नमेंट है वो अब इसकी सप्लाई कंट्रोल कर सकेगी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल कर सकेगी एंड कोई स्टॉक लिमिट भी लगा सकेगी कि इतना पर्टिकुलर स्टॉक हम रिजर्व रख सकते हैं एंड कितना स्टॉक हमें मार्केट में निकालना है, तो गवर्नमेंट के पास पावर आ जाएगी। बट इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने बोला था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वजह से जो एग्रीकल्चरल ट्रेड प्रैक्टिसेस है वो डिस्टॉर्ट हो गई हैं, जिन्होंने इन्फ्लेशन को तो कम नहीं किया, इनफैक्ट जो फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो इंटरवेंशन है, जो अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर आती हैं फॉर रेंट सीकिंग एंड हरासमेंट वो होने लगती है। रेंट सीकिंग क्या होती है, रेंट सीकिंग एक टर्म है जहाँ पर हम अनप्रोडक्टिव इनकम को एक्सप्लेन करते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम करप्शन, जहाँ पर हमारे पास अनप्रोडक्टिव इनकम आ रही है, जैसे कि जो प्रोड्यूस से नहीं आ रही, कि अगर हमने खेती करी है किसी पर्टिकुलर क्रॉप की उससे नहीं, लेकिन वो होर्डिंग या कहीं ब्लैक मार्केटिंग या कुछ करप्शन से हमें आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेंट सीकिंग। एंड जो ट्रेडर्स हैं वो जो जितनी यूजुअल कैपेसिटी उनको बाई करनी थी उससे कम बाय करते हैं, और जो फार्मर्स हैं उनको लॉस सफ़र करना पड़ता है क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो उनकी क्रॉप खरीदते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स को अपनी क्रॉप के अच्छे प्राइस नहीं मिलते और ना ही उनके पास कोई वेयर हाउस होते हैं, कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पर वो अपनी क्रॉप्स को रख सके, जिसकी वजह से वो क्रॉप ख़राब हो जाती है और एक्सपोर्ट करने लायक भी नहीं रहती। इसकी वजह से ही गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल 2020 पास किया था, जब फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया कि हमें इस एक्ट को ख़त्म कर दो क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। सो दिस इज़ अबाउट एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020।
नेक्स्ट इज अबाउट सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन होम एनर्जी ऑडिट। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स निकाला है होम एनर्जी एफिशिएंसी का ड्यूरिंग नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक जो 8 और 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया था। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उनके पास काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जहाँ पर उनको 31st नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स दिया गया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ताकि इंडिया की अचीवमेंट बता सके कि इंडिया ने कितनी एनर्जी को कंजर्व किया है, कितनी एनर्जी को एफिशिएंट यूटिलाइज किया है। अब होम ऑडिट के बारे में देखते हैं। एक तरह से इनेबल करता है एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग को, क्वांटिफिकेशन करता है, वेरिफिकेशन होती है, मॉनिटरिंग होती है कि कितना एनर्जी का यूज़ हो रहा है, इक्विपमेंट चल रहे हैं या फिर अप्लाइंसेस यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। टेक्निकल रिपोर्ट भी बनाई जाती है, उसके सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं, ताकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके हम एक ऐसा प्लान निकालें जिससे हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम कर सके। जो एनर्जी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो भी चलाया है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन देती है, सर्टिफिकेट्स देती है, ताकि जो इंस्टीट्यूट्स हैं, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है या प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस आए, बेनिफिट करे एनर्जी ऑडिट का और एनर्जी एफिशिएंसी करे, एनर्जी को कंज्यूम करे, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी पर्सन है। एंड यहाँ पर सर्टिफिकेट्स वो देती हैं टू इंजीनियरिंग डिप्लोमा कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, ताकि उनको महत्व समझाया जाए व्हाट इज़ द नीड एंड इम्पोर्टेंस टू कंजर्व एनर्जी। ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, क्या एम ऑब्जेक्टिव है कि वही हम एक प्रोफेशनल्स बनाने हैं जो कि होम एनर्जी ऑडिट कर सके कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग। डोमेस्टिक कंज्यूमर को बोला गया है कि आप होम एनर्जी ऑडिट करें, और ये कौन कर सकता है, ये स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी कर सकती हैं, सर्टिफाइड होम एनर्जी ऑडिटर जो कि होम एनर्जी ऑडिट कर सकेगा। इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी, किसको, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, एनर्जी प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, ताकि एनर्जी ऑडिटिंग का महत्व उनको पता चले, एनर्जी एफिशिएंसी हो सके एंड एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर हो सके। अब इंडिया का स्टेटस देखते हैं एनर्जी कंजर्वेशन में। जो इंडिया की COP26 हुई थी ग्लासगो में, इंडिया ने अनाउंस किया था कि उनको अपनी जो डिपेंडेंसी है एनर्जी के ऊपर, नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी के ऊपर, वो इंक्रीज़ करनी है टू 500 गीगावाट बाय 2030। और इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्लीन एनर्जी प्रोग्राम को चलाता है, जहां पर बात की जा रही है कि हमें 175 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करनी है बाय 2022। और ये भी कहा गया है दीज आर इंडियाज टारगेट्स ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यू शुड नो दिस टारगेट्स बिकॉज दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक तो मेंस में आप लिख सकते हो, ऑल्सो UPSC डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है अबाउट इंडियाज टारगेट। इंडिया ने अभी बोला है कि उनका जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसका भी टारगेट 40% होगा अंडर इट्स नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन एट COP21, जब उन्होंने टारगेट सेट किया था। ऑल्सो ये भी कहा है कि जो नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेटेड एनर्जी है वो भी 66% से इंक्रीज़ हो जाएगी बाय 2030। ऑल्सो ये भी कहा है इंडिया एक अपना एमिशन टारगेट रीच कर चुका है, जहाँ पर उन्होंने बात की है कि हमारा 28% एमिशन रिडक्शन होगा। हम यहाँ पर एक तरफ एमिशन को रिड्यूस करने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा फॉसिल फ्यूल से आ रहा है, कोल से आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है, हमारी जो एयर है वो बहुत पोल्यूट हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट नॉन रिन्यूएबल को छोड़ के रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ सोर्सेज की तरफ जा रही है। जैसे इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस चलाया है, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी कंजर्वेशन मिशन। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में देखते हैं। एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में, एंड ये इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये स्ट्रैटेजीज डेवलप करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि जो एनर्जी इंटेंसिटी है कंट्री में वो कम हो सके। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करता है, यूटिलाइज करता है, ताकि जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसको बेस्ट कैपेसिटी पे यूटिलाइज कर सकें और जो एनर्जी है वो डिमांड उसकी मीट कर सके। सो दिस इज़ अबाउट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो आपको ध्यान रखना ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। So this is all about today's session. Thank you very much for listening. If you have any doubt, do let us know in the comment section, and you can always write us to at info@officerbta.com. So thank you so much and all the best.